अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद, बात करेंगे बजट के हवाले से। तो बजट की आमद है। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन आज हुकूमत की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से डॉलर्स की बारिश हो रही है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। NCOC के मुताबिक कातिल वायरस मजीद 76 अफराद की जान ले गया। मजमूई अमवात 21,529 हो गई। गुज़श्ता रोज 41,800 टेस्ट किए गए। 1,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। NCOC ने कोरोना पाबंदियां मजीद नरम कर दी। कारोबार और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट अब हफ्ते में 2 के बजाय 1 दिन बंद रहेगी। दफातर को भी 100% हाजिरी की इजाजत मिल गई। बिल्कुल, मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी, जबकि फैसलों का इतलाक 15 जून से होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम खान। NCOC की अहम बैठक में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बड़े फैसले। इतलाक 15 जून से होगा। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 रोज बंद रखने का फैसला। 50% वर्क फ्रॉम होम खत्म। 100% ऑफिस हाजिरी शुरू करने की इजाजत। तमाम निजी और सरकारी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। रजाकाराना, लाजमी और कीमत की अदायगी के जरिए वैक्सीनेशन होगी। हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में मराद भी मिलेंगी। एजुकेशन सेक्टर, मास्क पहनने और रेलवे से मुतालिक पॉलिसी ताहुक्म सानी बरकरार। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोजा पाबंदी खत्म करने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की पाबंदी नरम करके 70% कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इंडोर जिम्स की बंदिश खत्म। अलबत्ता सकाफती फेस्टिवल्स पर पाबंदी बरकरार। मज़ारात और सिनेमा हॉल्स भी बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन 11 जून से शुरू। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर 11 जून से सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जिनकी हफ्तावार छुट्टी जुमे के बजाय इतवार को होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए जून के आखिर तक IT सिस्टम बनने की बड़ी खुशखबरी भी सुना दी गई। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद ने मुलाकात की। क्या बात हुई, ये जानते हैं उस्मान खान की रिपोर्ट में। मुल्क के नुमाया कारोबारी शख्सियात की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बैठक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की इक्तिसादी सूरत हाल, मुल्क में तजारती और सनती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तफसीली बातचीत हुई। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी का बहुत अहम किरदार है। FPCCI के वफ्द ने इक्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। सिपहसालार ने वफ्द को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चीनी सफीर नोंग रोंग ने भी GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। CPEC मंसूबों की पेशरफ्त और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान चीन को अपना आहनी भाई समझता है और इसके साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। चीनी सफीर ने अफगान अमन अमल और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आगे देखिए, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की बस्ती। हुकूमत ने मुल्की खुद मुख्तारी का सौदा किया। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि अमरीकी अड्डों से मुताल्लिक हुकूमत की खबरों की हुकूमत ने तरदीद नहीं की। कोई डील की है या कमजोरी दिखाई है, पार्लियामेंट को बताया जाए। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है, आपने किसी के आगे सरेंडर किया है, मुल्क की सॉवरेनिटी पे जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, कमजोरी दिखाकर आए हैं, तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया है। इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस की तरफ से जो भी खबरें सामने आई हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया, जिसका मतलब ये है ये बात शायद सच है। ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, तो इनका इंतखाब होगा। और अदलिया को चाहिए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सुने, उसको वेटेज दें। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। इस्तीफों का फायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थी वो इस्तीफा दे देती। डिवाइड होकर इस्तीफे देते तो उसका फायदा के बजाय नुकसान होता है। रियासत मुखालिफ केस में जमानत की मंजूरी के बाद लाहौर की सेशन अदालत ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की रिहाई के लिए रूपकार जारी कर दी। सेशन अदालत ने जावेद लतीफ की जमानत के हवाले से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया।
जिसमें करार दिया गया कि FIR में बगावत से मुतालिक कोई वाज़ेह इल्जाम नहीं। तफ्तीशी रिपोर्ट में किसी इदारे के खिलाफ बयान देने का कोई जिक्र नहीं। मुद्दई ने एक अंदेशे की बुनियाद पर FIR दर्ज करवाई। जावेद लतीफ के खिलाफ बगावत पर मबनी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों की एवज दरखास्त जमानत मंजूर की। मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने एक टॉक शो के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। झगड़े के दौरान शो में मौजूद दीगर अमला दोनों रहनुमाओं को रोकने की कोशिश करता रहा। फिरदौस आशिक अवान ने वजाहत देते हुए कहा कि अब्दुल कादिर मंदोखेल ने उनके मरहूम वालिद के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की। फिरदौस आशिक अवान ने मुतालबा किया कि पूरी वीडियो जारी की जाए ताकि अवाम तक सच पहुंच सके। से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाज़ेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई और मैं चाहूँगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हकायक पहुँचे कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया। समा ने कराची के जिला गरबी में 200 गैर कानूनी हैडेंट्स का पोल खोल दिया। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अली हफीज अपनी इस रिपोर्ट में। कराची की बड़ी आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, लेकिन शहर कराची में पानी चोर माफिया मुनज़्ज़म अंदाज में रोजाना लाखों गिलन पानी चोरी करके फरोख्त कर रहा है। ये धंधा किस तरह किन इलाकों में चलाया जा रहा है, तमाम तर तफसीलात आज दिखाएंगे समा पोस्टमार्टम में। हम पहुंच चुके हैं मंगोपीर रोड पर, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है, औरंगी टाउन आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है हाइड्रेंट मौजूद है, हाइड्रेंट चल रहे हैं। समा टीवी आपको दिखा रहा है यहाँ पर हाइड्रेंट, गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है यहाँ पर जो है टैंकर मौजूद है, यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। ये समा टीवी आपको मनाज़िर दिखा रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये पीछे से जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इससे बात करने की। आइए जनाब, इधर बताइए गैर कानूनी हाइड्रेंट कब से चल रहा है? ये आइए। हेलो भाईजान, हेलो हेलो भाईजान, हेलो। ये आप देख सकते हैं जो कारिंदे थे हाइड्रेंट माफिया के, ये पीछे दरवाजे से निकल के भाग रहे हैं। समा टीवी आपको मनाज़िर दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है। यहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट की भरमार है। यहाँ पर 2 टैंकर मौजूद है। समा टीवी दिखा रहा है आपको। सर आप ये बताइएगा गैर कानूनी हाइड्रेंट कहाँ पर है? यहाँ पर पीछे भी है, पीछे इलाके में भी, और भी इधर और भी बने हुए। पानी चोरी करके बेचा जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ऐसी। हम पहुंच गए हैं बल्दिया टाउन। यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह जगह जगह गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो काम कर रहे हैं। थाना सामने करीब थाना भी है, आप देख सकते हैं थाना भी यहाँ पर सामने, पुलिस मोबाइलें भी खड़ी हुई हैं। हम मौजूद हैं लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे उस मकाम पर जहाँ पर जो निज़ाम लगाया गया है पानी चोरी करके जो है, यहाँ पर जनरेटर आप देख सकते हैं, कैमरामैन आतिफ कुरैशी दिखाएंगे आपको। जनरेटर लगे हुए हैं, पानी की पाइप जा रहे हैं, पानी जो है मेन लाइनें तो चोरी करके जो है यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जोन है आगे गुलबर्ग टाउन का, वहाँ पर जो है कंपनियों में जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। कितने घंटे सप्लाई करते हैं यहाँ से पानी की? वो हमें पता नहीं, लेकिन इस तरह है कि मतलब 1-1, 2-2 घंटे चला रहे हैं। जी आप देख सकते हैं, कैमरा आते दिखाएंगे आपको, ये सिस्टम भी लगा हुआ है। पूरा पानी चोरी किस तरह किया जा रहा है। अगर ये यहाँ पर मेन होल भी बनाए हुए हैं, यहाँ पर पानी स्टॉक किया जाता है। कराची में ताकतवर शख्सियात की सरपरस्ती में पानी चोर माफिया किस तरह काम कर रहा है ये तो हमने दिखा दिया। अब सवाल ये है कि मुतालिका इदारे कब इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। हलीम बादल शेख का कहना है कि हमने सिंध के अवाम पर 1000 अरब खर्च किए, मजीद भी लगाएंगे। वजीर आजम पिछले 1 साल में 2 मंसूबे लेकर आए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है कि इसमें 44% करप्शन हुई। हमने 1000 अरब रुपए 3 साल के लिए रखे। पिछले 5 साल का इन्होंने कहा है कि जो 707 अरब पिछले 5 साल में आया, उसमें
609 अरब खर्च हुआ, उसमें 44% करप्शन हुई। सिंध गवर्नमेंट ने 13 साल में 1650 अरब रखे, 800 अरब खा गए उसमें से। इनको लालू खेत में रोड बनने पे तकलीफ है, इन्हें गली बनने में तकलीफ है, इन्हें गटर लाइन बनने में तकलीफ है, जिनके लिए तो पानी भी वो पीते हैं जो फ्रांस से आता है। इनको क्या पता कि जिसके घर में पानी ना आए उसके लिए पानी की लाइन की अहमियत होती है। इन्होंने सिंध समझ लिया है कि सिंध का नाम है बिलावल हाउस, सिंध का नाम है सीएम हाउस, कैबिनेट सिंध, वजीर का दफ्तर सिंध, रावल महल सिंध और वो सियाल महल सिंध। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में 55 साला खातून की पुरस्कार मौत। 1 माह पहले लापता होने वाली रेहाना को मुबैना तौर पर कत्ल के बाद दफना दिया गया था। महीने से पूरा घर परेशान, पूरा खानदान परेशान, समझ में नहीं आया क्या करे। न नींद आती है न सुकून है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम भाग दौड़ ना करते हो। मलीर मदीना कॉलोनी के सौले अलवी को नहीं पता था कि वो अपनी जिस बीवी को 1 माह से ढूंढ रहा है उसे दफनाया जा चुका है। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश की तो मकतूला रेहाना का कॉल डेटा रिकॉर्ड सऊदाबाद के इस मजार तक ले आया। पुलिस का कहना है कि सीडीआर डेटा से ये इंकशाफ हुआ कि खातून इस मजार के मुजाबिर से मिलने अक्सर आया करती थी। कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक 55 साला रेहाना 2 साल से मजार के मुजाविर रिजवान से राब्ते में थी। पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार करने के बाद पूछगछ की तो उसने रेहाना को इसी मजार के करीब दफन करने का एतराफ कर लिया। उस मजार पे आई थी तो वो कह रही थी कि उसको बहुत शदीद बुखार था और वो बीमार थी और उसी दिन वहाँ उनका इंतकाल हो गया था, तो हमने उनकी तदफीन कर दी थी सऊदाबाद कब्रिस्तान में। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम रिजवान को सऊदाबाद कब्रिस्तान लाकर कब्र की भी निशानदही करा ली है, जबकि कब्रिस्तान के गोरकन भी बताते हैं कि 1 माह पहले यहाँ रात की तारीकी में एक खातून को दफनाया गया था। भाई ये दीवार तोड़ी इन्होंने, फिर फौरन ही बंद कर दी। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये बोल रहे थे कब्र हमारे हाथे के अंदर लेंगे। ये लेडीज की कब्र है, ये हमें पता है, ये नहीं पता किस लेडीज की। रेहाना तो दुनिया से चली गई, मगर इस मौत की असल वजूहात का पता चलाने के लिए शोहर को एक तकलीफ दे और सब्र आजमा इंतजार करना होगा, जिनकी बीवी दुनिया से चली गई और अब इन्हें पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की दरख्वास्त थामे अदालतों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। सौले मोहम्मद का कहना है कि अगर उनकी अहलिया को किसी चीज की लालच में कत्ल किया गया है तो वो कातिल को खुद ही दे देते। हम कुछ भी करके कहीं से भी उधार मांगते, कहीं से भी लेते, उस कमबख्त को दे देते कुछ न कुछ। कम से कम वो मरती तो ना, मेरे साथ जिंदा तो रहती वो। एसपी लांडी शाहनवाज चाचड़ के मुताबिक कत्ल की तफ्तीश के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के बाद ही रेहाना की मौत की वजूहात सामने आएंगी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। वजीर खजाना शौकत तरीन इक्तिसादी सर्वे आज जारी करेंगे। 2021-22 का बजट कल पेश किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत अवाम और कारोबार दोस्त बजट पेश करेगी। मुआशी तरक्की की रफ्तार में तेजी नए बजट का महवर होगा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन के बजट में 14 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। खजाना डिवीजन का बजट 80 अरब से बढ़ाकर 96 अरब 60 करोड़ किया गया है। काबीना डिवीजन के बजट में भी 31 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। कैबिनेट डिवीजन का तरक्याती बजट 24 अरब से बढ़ाकर 56 अरब मुख्तस किया गया है। फंड्स अरकान पार्लियामेंट की तजवीज़ करदा मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स पर खर्च होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीटीआई का बजट अवामी नहीं सियासी है। पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड हुकूमत के सेलेक्टेड बजट को नहीं मानती। हुकूमत ने कौमी खजाने को 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। शरह सूद 13.25% मुकर्रर करके अपनों को फायदा पहुंचाकर पैसे वापस कर दिए। इमरान खान बताएं कि किन अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए कौमी खजाने को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि पीटीआई हुकूमत की मेगा करप्शन पर पार्लिमानी इंक्वायरी की जाए। इमरान खान और उनके साथियों को मुल्क से भागने नहीं दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी इमरान खान से मेगा करप्शन के 1-1 रुपए का हिसाब लेगी। विफाकी बजट में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया है। मजीद जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी बजट में हिकमत अमली तय करने के लिए अपोजिशन जमातों का इजलास कल बुलाया गया है और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया था कि उन्होंने अपने तमाम अरकान जो हैं वो शहबाज शरीफ के डिस्पोजल पर रख दिए हैं कि जिस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाएगी पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी। तो अब बताया जा रहा है कि जुमे के बाद चूंकि पार्लियामेंट हाउस में इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को भी
दीगर जमातों के साथ दावत दी जा रही है और नून लीग का अलग से जो पार्लिमानी इजलास होगा 14 जून को बुलाया जाएगा। और चूंकि ये तय किया जा रहा है कि हुकूमत को बजट पेश करने में रुकावट डालनी है, उनको टफ टाइम देना है, तो ये किस तरीके से मुमकिन होगा कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो सर जोड़कर बैठेंगे और उसमें जो तजावीज़ और राय आएगी उसके मुताबिक फिर अपोजिशन लीडर जो है वो हतमी तौर पर फैसला। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान। पीटीआई ने हुकूमत में आने से कबल मुल्क में बेघर अफराद को 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया। तब्दीली सरकार का चौथा बजट सर पर आ गया, मगर बुलंदो बांग दावों पर कितना अमल हुआ, कितने वादे अधूरे रह गए, जानते इस्लामाबाद से जहीर अली खान की इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार का मुल्क में 50 लाख घर बनाने का वादा, मगर 3 साल में अब तक सिर्फ 15,300 घर ही तैयार हो सके। गोया 1% भी हदफ पूरा न हुआ। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मुल्क भर में 45,000 घर ज़ेरे तामीर हैं। प्राइवेट सेक्टर ने 30 लाख घरों की तामीर के लिए 180 तजावीज दे दी। सिर्फ 45 मंसूबों की तजावीज मंजूर हुई, जिनके तहत 70,000 घर तामीर होंगे। 50 लाख घरों की तामीर का पहाड़ जैसा हदफ ताहाल बहुत दूर, मगर हुकूमत ने उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा। तेजी से काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले दिनों में कुछ नई जो स्कीमें हैं उनका इफ्तिताह भी करेंगे और वहाँ पर तामीर जो है शुरू। अब तो लोगों को घरों की चाबियां देना शुरू कर दी ना, अब तो लोगों को घर उनके हवाले करने शुरू कर दिए। तो आप सबको घर मुबारक हो। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अब तक हुकूमत को घर बनाने के लिए 19,337 कर्ज की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, मगर मंजूर हुई सिर्फ 6,000। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान भी किया, मगर अभी तक इस पर भी अमल न हो सका। अलबत्ता हुकूमत ये दावे जरूर करती है कि उसकी कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बायस मुल्क में इंडस्ट्रीज लगने से लाखों नौजवानों को रोजगार के मौके जरूर मिलेंगे। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। तो जितना खर्चा अमीर के कुत्ते का है, मजदूर की उजरत उतनी ही कर दो। लाहौर के मेहनत कशों ने मुतालबा कर दिया। पालतू कुत्तों पर कितना खर्चा आता है और मजदूर की दिहाड़ी कितनी है, ये बता रही हैं आयशा अता अपनी इस रिपोर्ट में। सैंडी, जैकी, टोनी, पीटर, बड़े बड़े घरों में नासो नाम से पलने वाले ये कुत्ते महज शौक की तस्कीन के लिए होते हैं। इसके ऊपर खर्चा अगर देखा जाए तो उनकी डाइट, उनकी जो है ग्रूमिंग, उनके रेगुलर वेट्स के चेकअप, अगर आप ये सब कुछ मिलाएं और आप उनकी मेंटेनेंस का ख्याल करें, उनको प्रॉपर केयर दें, उनकी हर सहूलत मुयस्सर है, तो आई थिंक 35 to 30,000 तो लग गया। घर में जो कुत्ता रखा हुआ है उसका 50-60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, क्योंकि देखें गोश्त, कीमा, दूध, हर चीज़ उसको खिलानी पड़ती है। उसका स्पेशल शैम्पू आता है। फिर आदमी का जो कुत्ता है ना वो 40-50 हज़ार खर्चा कर देते हैं। डेली वेजर जो है 15,000 14,000 रुपये कुछ भी नहीं बनता। ये है कि इतनी एक होनी चाहिए साड़ी है कि जो अमीर लोग कुत्ता है उनके बराबर तो होनी चाहिए तनख्वाह। लाहौर के चौक चौराहों पर बैठे ये मजदूर फाइलों में मुआशत की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन हकीकत में कई रोज दाल भी मुयस्सर नहीं आती। 8 महीना हो गया, मेरे अकाउंट पे 3,000 रुपया पड़ा हुआ है। अब मेरा घर, बीवी बच्चा रो रहे हैं, मैं घर नहीं जा सकते हैं। गरीब की कम से कम उजरत का पैमाना क्या होना चाहिए? इन मजदूरों ने इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठे सरकारी अफसरों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कहते हैं कम से कम उजरत इतनी कर दें जितना अमीर के घर में रहने वाले टोमी का माहाना खर्चा है। बुरे तो नहीं है, हम उस कुत्ते से तो अच्छे हैं। हमारी कम से कम उतनी तनख्वाह होनी चाहिए, डेली वेजेस पे होनी चाहिए कि हम कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मुईशत को चलाने में हुकूमत की संजीदगी मजदूर के लिए किए इक़दामात से आया होती है। दिन भर तपती धूप में काम करने वाले मुईशत में अहमियत से तो सभी वाकिफ हैं। इनकी कम से कम उजरत इतनी तो कर दें जितना अमीर का एक पालतू बिना कुछ किए खा जाता है। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। सिंध का नए माली साल का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। गुज़श्ता साल ये रकम 170 अरब रुपए थी। तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ महकमों का बजट भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, दीगर शोबों के हवाले से क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, 180 अरब रुपए सूबाई ADP जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसकी मद में रखे जाएंगे, जबकि 20 अरब रुपए मुख्तलिफ अजला में तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए जाएंगे। तो 200 अरब रुपए के जो तरक्याती प्रोग्राम है सिंध हुकूमत ने इस साल बजट में तजवीज़ किए हैं। सिंध हुकूमत को उम्मीद है कि 55 अरब रुपए आलमी इदारों से, जबकि 24 अरब रुपए वफाक से तरक्याती प्रोग्राम की मद से मिलने का भी इम्कान है। तालीमी शोबे का बजट 21 अरब से बढ़ाकर 24 अरब रुपए, सेहत का बजट 24 अरब से बढ़ाकर 30 अरब रुपए करने की तजवीज़ भी दी गई है। महकमा सकाफत को 1.5 अरब की मुख्तस रकम तरक्याती बजट के लिए दी जाएगी ताकि सिंध के जो सियासी मराकज़ हैं उनको रिनोवेट किया जा सके। इसके अलावा 74 ऐसे मंसूबे हैं जो 70% मुकम्मल थे, उनके लिए भी बजट मुकम्मल की गई है, बजट रखी गई है। महकमा सरमायाकारी, इसके अलावा महकमा मेहनत के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम रखे गए हैं। महकमा दाखिला सिंध को 9 अरब रुपए की खसूसी गिरार दी जाएगी ताकि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल के लिए असले समेत दीगर खरीदारी में कोई परेशानी सामने ना आए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में IMF से ज्यादा डॉलर वतन भेजे। रवा माली साल जुलाई ता मई सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने 7 अरब डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानियों की डॉलर भेजने की रफ्तार 30% बढ़ गई। मई में पाकिस्तानियों ने 33% ज्यादा 2.5 अरब डॉलर भेजने का रिकॉर्ड बनाया। UAE से 5.6 अरब डॉलर, बरतानिया से 3.7 अरब डॉलर और अमरीका से 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने वतन भेजे। माहिरीन के मुताबिक बाहर से भेजे गए डॉलर से बरसों बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। एक बड़े मसले का जिक्र, गर्मी की बढ़ती शिद्दत और बिजली की बंदिश। फैसलाबाद में स्कूलों के तलबा और टीचर्स बेहोश होने लगे। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर गुज़िश्ता 3 से 4 रोज से गर्मी की शिद्दत जैसे ही बढ़ी है तो लोड मैनेजमेंट के नाम पर फैसलों की जानिब से गैर एलानिया बिजली की बंदिश की जा रही है और शहरी इलाकों के अंदर देखा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है, जिसके बायस स्कूलों के अंदर ये सूरत हाल देखी जा रही है कि तलबा क्लासरूम के अंदर बेहोश हो रहे हैं, टीचर्स की हालत भी खराब हो रही है। आज भी यही सूरत हाल देखी गई कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली बंद रही। फैसलों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल आ रहा है, जिसके बायस लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों की बिजली की बंदिश की जा रही है। यही सूरत हाल देखी गई कि स्कूलों के अंदर दर्जनों तलबा जो है वो बेहोश हो गए। रेस्क्यू की मदद से उन तलबा को हॉस्पिटल तक या उनके घरों तक मुंतकिल किया गया, जबकि क्लासरूम के अंदर ये शिद्दत देखी जा रही थी गर्मी की कि वहां पर भी तलबा जो है बेहोश हो रहे थे, जबकि स्कूलों के अंदर बिजली बंद होने के बायस पानी भी नहीं था कि उन तलबा को जो है पानी पिलाया जा सके या उन तलबा के लिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्दुल अहद। तो एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ गर्म तरीन मौसम और दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अज़ाब। पाकिस्तानी तो बिलबिला उठे हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद के स्कूल में बिजली न होने से 25 तलबा बेहोश हो गए। मरियम नवाज की पेशी के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बिजली चली गई। सूरज ने आग बरसाई, बिजली लौट कर न आई, बच्चों की जान पर बनाई। बच्चे फिर यहाँ से थोड़े से होश में आए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। हॉस्पिटल से फिर पेरेंट्स को आगाह किया गया। इस्लामाबाद के 12 कहू के सरकारी स्कूल में 25 बच्चे बेहोश हो गए। किसी की नक्सीर फूट पड़ी तो किसी की हालत गैर हो गई। वाकया तो सिर्फ लोड शेडिंग शदीद होने की वजह से हुआ क्योंकि सुबह से बिजली नहीं थी। ये सब देखकर स्कूल वालों ने फौरी छुट्टी दे दी, मगर वालिदैन चंद घंटों की नहीं लंबी छुट्टियां मांग रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग करके हमारे बच्चों को बिल्कुल ये जो है उनको मारने की एक साजिश की गई। कोविड-19 के लिए आपने 1.5 साल से स्कूल बंद रखे हुए, मैक्सिमम 20 डेज 30 डेज की बात है, आप इसको मजीद उसी तरह रन करें। ये हाल सिर्फ इस्लामाबाद के स्कूल का नहीं था। हाई कोर्ट में मरियम नवाज भी परेशान नजर आई, मगर 2 घंटे तक बिजली ना आई। पूरे ही मुल्क में बिजली कम पड़ गई है। बिजली चाहिए 23,000 मेगावाट, मगर पैदावार है 19,000 मेगावाट, यानी पूरे 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल। उधर नेपरा ने बिजली कंपनियों के सरबराहान को कर दी है कॉल। 11 जून को बुला लिया, पूछा जाएगा ये मुल्क का क्या हाल बना दिया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनी चलाने वाले आए और नेपरा को लोड शेडिंग की असल वजह बताएं। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली की डिमांड 22,393 और पैदावार
21,800 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 593 मेगावाट है। मुसलसल मॉनिटरिंग और ज़रूरी इकदाम से शॉर्टफॉल बहुत कम रह गया है। तरबेला पावर हाउस की टनल 3 फाल हो गई है, जिससे बिजली की पैदावार बढ़ रही है। सिर्फ हाई लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। तो इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी गर्म और खुश्क मौसम की पेशगोई की है। और इस मौसम के हवाले से बात करते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब कामरान, इस्लामाबाद में तो मौसम आमतौर पर खुशगवार होता है, तो ये गर्मी की लहर कब से है? जी, आज तीसरा दिन है इस्लामाबाद शदीद गर्मी की लपेट में है। इस्लामाबाद और उसके नवाही इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म है। गर्म हवाएं चल रही हैं इर्द गिर्द, और इन गर्म हवाओं की वजह से भी गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो रहा है। आज इस वक्त जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसकी जो शिद्दत है महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो। आज ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है। जबकि गुज़श्ता रोज़ भी शदीद गर्मी थी इस्लामाबाद में। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों में, ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों में भी महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम शदीद गर्म रहेगा और गर्मी की शिद्दत इसी तरह बढ़ती रहेगी। ताहम कल रात को मुल्क के बालाई इलाकों में, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब।